गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। हम देखेंगे कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है और इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है या ये शब्द कहाँ से आया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे जो देश थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, ये देश राजनीतिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी ये देश आर्थिक रूप से जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के गुलाम बने रहते हैं। यानी कि इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विकसित देशों के गुलाम बने रहते हैं। और जो इनके आपसी संबंध है विकसित और विकासशील देशों के, वो इस तरह से बन जाते हैं कि उसमें जो बेनिफिट है वो विकसित देशों को ही होता है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के जो आपसी संबंध थे वो न्याय पर आधारित नहीं थे, वो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं थे। और इसीलिए ये मांग की गई कि नियो की स्थापना की जाए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का सबसे पहला जो प्रयास था वो प्रयास किया गया था बैटन वुड्स सम्मेलन में। बैटन वुड्स सम्मेलन की बात हम करें, देखिए बैटन वुड्स सम्मेलन, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा करते हैं। बैटन वुड्स सम्मेलन जो बुलाया गया था, ये जो बड़ी महाशक्तियाँ थी उस समय की, जैसे अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, इन्होंने मिलकर ये सम्मेलन बुलाया था। और भारत को और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को भी केवल एक अटेंडेंस के लिए इसमें बुलाया गया था। और इस सम्मेलन में अमेरिका ने एक आर्थिक व्यवस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रपोजल रखा और जितने भी बड़े देश थे, अमीर देश थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। एक्चुअल में इसका उद्देश्य केवल विकसित देशों द्वारा अपने हितों की पूर्ति करना था। इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अमीर देशों द्वारा अमीर देशों के लिए तैयार की गई योजना थी। इस सम्मेलन में देखिए बेसिकली क्या हुआ, इस सम्मेलन में बेसिकली विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और इनकी स्थापना अगर यूं हम समझें तो इसलिए की गई थी कि अमीर देशों की ये मंशा थी कि विकसित देश जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है अपने विकास के लिए, वो स्थिति बनी रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकसित देशों ने ये योजना इसलिए बनाई ताकि विकासशील देश उन पर अपने आर्थिक विकास के लिए डिपेंडेंट बने रहे। विकसित और विकासशील देशों के जो रिलेशन हैं वो असमानता पर ही आधारित रहें। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया बैटन वुड्स सम्मेलन में। बैटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था समानता पर आधारित नहीं थी, क्योंकि इसके द्वारा जो विकसित देश थे उन्होंने ये प्रयास किया कि विकासशील देशों की उन पर निर्भरता बनी रहे, विकसित और विकासशील देशों के बीच में आर्थिक विकास में जो असमानता है वो असमानता बनी रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैटन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तो स्थापित की, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी। और इसीलिए ये मांग की जाने लगी कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध स्थापित किए जाएं जो देशों की समानता पर आधारित हो, आपसी सहयोग पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई
जिसके कारण नियो की मांग को बल मिला, या हम कहें कि वो कौन सी घटनाएं होती है जिसके कारण विश्व समुदाय ये मांग करने लगा कि आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण किया जाए। तो ऐसी घटनाओं में सबसे पहली घटना है समाजवादी क्रांति। हम जानते हैं कि 1917 में सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति होती है। सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना होती है और साम्यवाद ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया है। पूंजीवाद के स्थान पर समानता और न्याय की स्थापना की मांग साम्यवाद ने की है। दूसरी चीज जो घटित होती है वो है समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई देशों में साम्यवाद की स्थापना हुई और धीरे धीरे विश्व में समाजवादी राज्यों की संख्या बढ़ने लगी। ये जो समाजवादी देश थे ये उपनिवेशवाद के विरोधी थे और ये आर्थिक संबंधों में समानता चाहते थे। तीसरी घटना थी राज्यों के आपसी संबंधों में दितांत आना। दितांत यानी तनाव शैथिल्य। जो विभिन्न राज्य थे उनमें भी आपस में मधुरता के संबंध स्थापित होने लगे, तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो इसकी मांग की जाने लगी। यानी कि ये मांग की जाने लगी कि विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर किया जाए, न्याय के आधार पर किया जाए। तो 1970 के दशक में एक नई अवधारणा आई जिसे कहा गया द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो आइए हम देखते हैं कि नियो से क्या अभिप्राय है। नियो के अगर हम अर्थ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नियो का अभिप्राय ये है कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश ये चाहने लगे अब कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर ना करे। देखिए अभी तक क्या स्थिति थी कि विश्व में दो तरह के देश थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक थे विकसित देश और एक थे विकासशील देश। ये विकसित देश आर्थिक विकास में बहुत आगे निकल गए थे और इनकी ये इच्छा थी कि जो विकासशील देश हैं वो उनकी बराबरी ना कर सकें। तो उनका हमेशा ये प्रयास रहा कि विकासशील देश अपने आर्थिक विकास के लिए उन पर निर्भर रहें। उन्होंने इसी तरह की आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का समर्थन किया। लेकिन अब क्या होने लगा कि जो विकासशील देश हैं उनके मन में ये बात आने लगी कि हमारा आर्थिक विकास विकसित देशों पर निर्भर ना रहे। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि नियो का अभिप्राय ये भी है कि बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल पैदा करने वाले उपनिवेश ना समझे। जो विकसित देश थे और विकसित देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने हमेशा ये माना कि विकासशील देश केवल कच्चा माल पैदा करने वाले उपनिवेश हैं। उन्होंने उनके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उनके आर्थिक विकास की आकांक्षा को स्वीकार नहीं किया। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने विकासशील देशों को केवल कच्चा माल प्राप्त करने वाले एक सोर्सेस के रूप में देखा। मल्टीनेशनल कंपनीज का केवल उद्देश्य ये रहा कि हमें विकासशील देशों से कच्चा माल लेना है और विकसित देशों के डेवलपमेंट में लगाना है। विकासशील देश उससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितना विकसित देशों को फायदा हो रहा है, कितना विकासशील देशों को, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो अब तक विकासशील देश रहे वो कच्चा माल पैदा करने वाले उपनिवेश रहे। तीसरी चीज, तो अब देखिए नियो का अभिप्राय क्या है। नियो का अभिप्राय ये हो गया कि विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, अहस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। तो ये मांग की जाने लगी कि विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन न्याय पर आधारित हो। न्याय का क्या अर्थ हो गया यहाँ? न्याय का अर्थ हो गया कि एक देश दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करे, एक देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप ना करे, साथ ही जो राष्ट्र कच्चा माल पैदा कर रहा है
उस कच्चे माल पर उसी राष्ट्र का अधिकार हो, विकसित और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका एक्सप्लॉइटेशन ना करे। अब हम देखते हैं कि नियो के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहला सिद्धांत है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना। ये बात हमने पहले कभी हम कर चुके हैं कि नियो का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है संप्रभुता को स्वीकार करना, कि एक देश दूसरे देश की संप्रभुता को स्वीकार करे। अर्थात किसी देश में जो खनिज पदार्थ या दूसरे संसाधन अगर उत्पादित हो रहे हैं तो ये स्वीकार किया जाए कि उन संसाधनों पर उसी देश का अधिकार है, दूसरा देश उसका शोषण करने का प्रयास ना करे। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध और कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर ना होना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में क्या रहा है कि जो विकासशील देश हैं वो कच्चे माल के उत्पादक रहे हैं और विकसित देश कच्चे माल के खरीदार रहे हैं। जो विकसित देश हैं उनमें कच्चे माल की डिमांड होती है और कच्चे माल के आधार पर वो अपना जो प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। और अब क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जब कच्चे माल की कीमत कम हो जाती है कई बार, तो जो विकासशील देश हैं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और इसमें मनमानी चलती है विकसित देशों की। तो अब विकासशील देश ये मांग करने लगे हैं कि भाई कच्चे माल की जो कीमत है उनमें उतार चढ़ाव ना आए और कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तीसरा है विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना। व्यापार की वरीयता अर्थात कि व्यापार करने में जब हम किसी एक देश को वरीयता प्रदान करते हैं, किसी देश को जब हम प्राथमिकता देते हैं अन्य देशों की तुलना में, तो उसे हम कहते हैं कि भाई वरीयता, व्यापार में वरीयता देना। तो यहाँ ये है कि जैसे हम आज भी हम बात करते हैं कि कई देशों के बीच में वरीयता व्यापार समझौता हो जाता है कि जब आप व्यापार करेंगे तो आप इस देश को अन्य देशों की तुलना में वरीयता देंगे। तो विकासशील देश इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि विकसित देश उनके साथ वरीयता व्यापार समझौते को बढ़ावा दें। नेक्स्ट है, देखिए, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण। ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो देशों की मुद्राएं हैं उनके वैल्यूज में उतार चढ़ाव आता रहता है और इसके कारण जो विकासशील देश हैं उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा कि हम कई बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत घट गई है ना। तो एक ये डिमांड की जाने लगी कि विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण किया जाए जिससे विकासशील देशों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। नेक्स्ट है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन। तो विकासशील देश ये मांग करने लगे कि उनके द्वारा जो औद्योगिक सामान उत्पादित हो रहा है उसका भी निर्यात बढ़ाया जाए। अदरवाइज होता क्या है कि ये माना जाता है कि विकासशील देश तो केवल कच्चा माल प्रोवाइड करने वाले देश हैं और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका अधिकार केवल विकसित देशों को है। तो अब विकासशील देश भी ये मांग करने लगे हैं कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका भी निर्यात बढ़े। नेक्स्ट है विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना या खत्म करना। देखिए, अगर हम टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में बहुत अधिक अंतर है। तो विकासशील देश अब इस बात के लिए प्रयासरत है कि उनके और विकसित देशों के बीच में ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट में अंतर है इसे समाप्त किया जाए। विकासशील देश भी इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि वो भी तकनीक के मामले में विकसित देशों के समान एडवांस बने। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच में
तकनीकी डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है उसको कम करना और विकासशील देशों में भी तकनीकी उत्थान को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना। वित्तीय ऋण, देखिए विकासशील देश गरीब रहे, इन्हें अपने विकास के लिए धन की आवश्यकता थी और धन इन्होंने प्राप्त किया विकसित देशों से। विकसित देशों ने इन्हें डेवलपमेंट के लिए धन तो दिया, लेकिन वो धन बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक जो लोन इनको दिया गया वो लोन इन पर बहुत भारी रहा। तो विकासशील देश इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं अब कि उन पर जो ऋणों का भार है उसे रिड्यूस किया जाए, उसे कम किया जाए, क्योंकि विकसित देशों ने विकासशील देशों को विकास के लिए ऋण तो प्रदान किए हैं, धन तो दिया है, लेकिन वो जो लोन की किश्तें हैं उनके ऊपर या उनको जो ब्याज देना पड़ता है, रिटर्न जो उनको देना पड़ रहा है दोबारा, वो उन पर बहुत भारी पड़ता है। तो विकासशील देशों पर जो ऋणों का भार है वो कम हो, इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए ताकि विकासशील देश ऋण के बोझ के तले दबे नहीं। जैसे आज हम देख रहे हैं चाइना का प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, जिसके तहत वो जो विकासशील देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, इन देशों में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रहा है वो, लेकिन ये इन देशों पर बड़ा भारी पड़ रहा है क्योंकि इन देशों पर, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों पर ऋणों का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते सही अर्थों में कि मालदीव, श्रीलंका इन देशों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन कंट्रीज में डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इन देशों पर ऋणों का भार भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण। देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये एक तरीके से नव उपनिवेशवाद का प्रतीक बन गई है कि कंट्रीज राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज की एक्टिविटीज पर भी कंट्रोल किया जाए, ये मांग विकासशील देशों द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है, हाँ, तो ये हमने नियो के मुख्य सिद्धांत देखे और नियो की जो मांग की गई, सबसे पहले जो इसकी मांग उठाई गई वो उठाई गई थी 1974 के यूएनओ महासभा के एक विशेष अधिवेशन में, जिसमें कि नियो की स्थापना हेतु घोषणा की गई और एक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कि जो वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था है उसका ढांचा प्रस्तुत किया गया और किस तरह की आर्थिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए इसकी मांग की गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नियो, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि नियो की मांग सबसे पहले किस यूएनओ के किस सम्मेलन में की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1974 के यूएनओ महासभा के विशेष अधिवेशन में नियो की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ओके, थैंक यू।